Hello students, how are you? Hope you all are good. Welcome to e-learning point. I am Nana Jain. So basically, first of all, I will tell you something about e-learning point. Students, e-learning point का मोटिव है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर करके आपको अच्छे से अच्छा फ्यूचर दे सके स्टडीज़ में, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है, हमारा मोटो भी है लर्न टुडे अर्न टुमारो। वही चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं ताकि आपको अभी से इस तरीके से लर्निंग करवाएं कि फिर फ्यूचर में वो भूला ही ना जा सके, ठीक है। सबसे पहले माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड 11th क्लास सक्सेसफुली। आज हम 12th में अब आप लोग आ गए हैं, तो अब 12th के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आई विल टीच यू बिजनेस स्टडीज़। तो बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा जितना भी, उसमें लास्ट क्लास जो थी आपकी, उसमें हमने आपको ये सिखाया था कि बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस को हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मोटिव्स होते हैं बिज़नेस को करने के लिए, कहाँ से बिज़नेस की नीड अराइज हुई, किस किस तरीके के बिज़नेस होते हैं। बेसिकली वी हैव रेड ऑल अबाउट बिज़नेस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं, बिज़नेस अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, ठीक है, जिसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, है ना। बहुत सारी नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं एक बिज़नेस को पूरा करने के लिए, उसको चलाने के लिए, है ना। तो उसके लिए हमें ये सीखना है कि हमें उसको मैनेज कैसे करना है, हाउ टू मैनेज अ बिज़नेस, ठीक है। वही चीज़ हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना, कि मैनेज कैसे करें, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 12th का, वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है? मेरी नेचर तो बहुत अच्छी है, आप सबकी भी बहुत अच्छी होगी, है ना। तो अब मैनेजमेंट की नेचर के बारे में पता करते हैं। मैनेजमेंट की नेचर का मतलब ये है कि मैनेजमेंट की बेसिक चीज़ें क्या हैं, मैनेजमेंट अपने नाम से हमें क्या बताना चाहती है ना। और फिर आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बाय सिग्निफिकेंस वी मीन इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है बिज़नेस में, है ना। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट की नेचर के बारे में पता करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स मैनेज। कुछ भी मैनेज करना हो, चलाना हो, उस कला को हम कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि बिज़नेस में होती है, मैनेजमेंट हम अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। सिंपल सी बात है, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक सब प्लानिंग करते हैं। छोटा सा बच्चा से अपने प्लानिंग करता है कि मैं स्कूल का बैग कैसे मैनेज करूं, अपना स्कूल का होमवर्क कैसे मैनेज करूं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि मार्क्स मुझे अच्छे लाने हैं, उनको कैसे मैनेज करूं। मम्मी है आपकी, सुबह उठती होंगी घर में, तो आज क्या बनाऊं, आज ये काम करने हैं, वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है उन्हें, है ना। तो मैनेज का मतलब क्या है? हर चीज़ को सही ढंग से करने के लिए हमें क्या क्या करना है उस चीज़ को देखना, ठीक है। So, first of all, we will write down the definition of management. It refers to a process of getting things done with an aim of achieving goals effectively and efficiently. So, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब यहाँ पर ये है कि मैनेजमेंट का मतलब कोई एक काम करना नहीं होता।
ये एक ग्रुप होता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ का, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोसेस। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, पूरा एक काम है जो लगातार चलता रहता है, जो हमें प्रोसेस है परफॉर्म करना पड़ता है, अलग अलग लेवल्स से गुजरना पड़ता है। वो सारे लेवल्स हम आपको समझाएंगे कि कौन से अलग अलग लेवल्स से गुजर कर ही हम प्रॉपर मैनेजमेंट किसी चीज़ की कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब काम कराने के लिए, काम को पूरा करने के लिए, काम कराने के लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, विद एन एम ऑफ अचीविंग गोल्स। वो काम कैसे कराना है, इस तरीके से कराना है कि हमारे जो भी टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, वो हम अचीव कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है कैसे अचीव करने गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बाकी सब तो समझ में आया, प्रोसेस है, काम कराना है, काम ऐसे कराना है कि गोल्स अचीव हो जाएं, लेकिन ये इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या बला आ गई, अब इसको भी तो समझना पड़ेगा। इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मतलब हमें जो भी काम करना है अपने बिजनेस में, वो इस तरीके से करना है कि वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रहे। तो हम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट किसी भी काम को कैसे बना सकते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले जब हम इफ़ेक्टिवली के बारे में बात कर रहे हैं, तो इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है गेटिंग वर्क completed on time। मतलब जब हम अपने काम को समय से पूरा करें, जो हमने टाइम आगे टारगेट सेट कर रखा है या टाइम ले रखा है अपने काम को पूरा करने का, वो काम हम टाइम पे पूरा करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव कर रहे हैं, ठीक है। और एफिशिएंटली का मतलब ये होता है कि जब काम जो है वो कंप्लीट किया जा रहा है, कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन of resources। सो बेसिकली एफिशिएंटली कोई काम हम तब कर सकते हैं जब हम अपने काम को मिनिमम कॉस्ट में, मतलब कम से कम खर्च में करें, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं हम उन्हें अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें, उनकी वेस्टेज ना होने दें, ठीक है। तो उसका मतलब हमारा होता है एफिशिएंटली काम करना। तो इफ़ेक्टिवली बेसिकली हमारा फोकस करता है एंड रिज़ल्ट पे, कि एंड रिज़ल्ट टाइम पे होना चाहिए, और एफिशिएंटली हमारा फोकस करता है कॉस्ट पे, कि हमारी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। इसका मतलब एक अच्छा बिजनेस वही है जिसमें काम किया जा रहा हो गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन कैसे अचीव करना है, हमें काम टाइम पर भी करके देना है, और हमें काम मिनिमम कॉस्ट में करना है, और अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करके करना है ताकि वेस्टेज ना हो, ठीक है। कोई भी काम जो होता है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीके से होना ज़रूरी है। अगर मैं मान लो टाइम पे काम कंप्लीट करके दे देती हूँ, मेरा टारगेट था कि मुझे 100 यूनिट्स सप्लाई करनी है, ठीक है, और मेरे पास 3 दिन का टाइम है, और मुझे ये सारा काम 1 लाख रुपए के अंदर ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैंने काम 100 यूनिट्स बनाई, लेकिन 100 यूनिट्स तो बनाई, लेकिन और 3 दिन में भी बना दी, लेकिन उस काम को 3 दिन में कराने के लिए मैंने उस काम के लिए ज़्यादा लेबर लगाई, ज़्यादा ओवर टाइम लगाया, सब कुछ ज़्यादा किया। मैं रिसोर्सेज से जितना एक बारी में निकाल सकती थी फटाफट यूज़ किया, उनको ये नहीं देखा कि मैं उनको सेकेंडली दोबारा यूज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी कॉस्टिंग को 5 लाख रुपीज़ कर दिया। तो क्या मेरा काम सही था? क्या मेरा मैनेजमेंट सही था? बिल्कुल गलत था। सॉरी, मैनेजमेंट सही तब होता अगर मैं 100 यूनिट्स 3 दिन में बना के देती और उतनी ही कॉस्ट में बना के देती जितनी मैंने सोची हुई थी, क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है? टू अर्न इनफ रेवेन्यू सो दैट यू कैन कवर योर कॉस्ट। अगर मैं अपनी कॉस्ट ही कवर नहीं कर पाई तो मैंने कैसे बिजनेस को अच्छे से मैनेज किया?
तो इसलिए हमारा काम है कि उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हम जानेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हमने जो आपको डेफिनेशन पढ़ाई है उसमें के हिसाब से आधे फीचर्स तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। अब उनको हम डिटेल में समझेंगे कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला फीचर क्या होता है हमारा? सबसे पहला फीचर जो होता है मैनेजमेंट का वो ये होता है कि ये गोल ओरिएंटेड है। अब आप कहेंगे गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? गोल ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि हम जो मैनेजमेंट करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएं। सबसे ज़रूरी किसी भी बिज़नेस के लिए ये होता है, जब भी हम किसी बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो हमारा मेन काम होता है गोल सेट करना। जब तक हमारी लाइफ में भी आप जैसे चलते हो, जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा लाइफ में, तो आप मैनेजमेंट चीज़ों की कैसे करोगे, है ना। फ़र्क क्या है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसने माइंड में ये गोल सेट किया है कि मुझे बोर्ड्स में, 12th के बोर्ड्स में मुझे 95% मार्क्स चाहिए, तो वो आज से अभी से उन चीज़ों को मैनेज करेगा, अपनी स्टडीज़ को उस तरीके से प्लान करेगा, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करेगा, अपने पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो नोट्स अवेलेबल हैं, उनको अच्छी तरह यूज़ करेगा ताकि उस टारगेट को अचीव कर सके, उस गोल को अचीव कर सके, 95% मार्क्स अर्न कर सके। लेकिन जिसका लाइफ में कोई गोल ही नहीं है कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, क्या मुझे करियर इस्टेब्लिश करना है, तो वो कैसे इन सब चीज़ों को कर पाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हमें किसी चीज़ को मैनेज करना है तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। सेकंड थिंग होती है परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब होता है? परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हर जगह की जाती है। परवेसिव का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट हर जगह की जाती है, ठीक है। चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वर्कर्स को मैनेज करें, चाहे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करें, चाहे सेल्स को मैनेज करें, चाहे परचेज को मैनेज करें। यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। तो ये परवेसिव होती है, यूनिवर्सल होती है, हर जगह इस्तेमाल होती है और इसी तरीके से इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो चीज़ हमारे पास आती है वो क्या है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल एक मैनेजमेंट जो है वो किसी एक सिंगल एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देती है। इसकी बहुत सारी मैनेजमेंट्स होती हैं, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज़ को कवर कर लिया और हमारा मैनेजमेंट का काम जो है वो कंप्लीट हो गया, नहीं। मैनेजमेंट हर चीज़ की जाती है, चाहे वो हमारा काम हो कि हमें काम कैसे कराना है अपना, ठीक है। हाउ द वर्क इज़ टू बी डन, इट शुड बी मैनेज्ड, ठीक है ना। काम कैसे कराना है, पीपल, लोगों को मैनेज करना पड़ता है। जब आप एक बिज़नेस लेके बैठे हैं, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सभी को हमें मैनेज करना पड़ता है, उन सभी से ढंग से काम करवाना पड़ता है ना। ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा काम किसको दिया जाएगा, कौन अपने काम में प्रॉपरली एफिशिएंट है, जिससे वो हमारे टारगेट्स अचीव करने में हेल्प कर सके। सो व्हाट वर्क टू बी डन, दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन। कौन करेगा, क्या काम होगा और कौन करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, हाउ द वर्क इज़ टू बी डन, है ना। व्हाट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस।
कि हमें जो काम करना है वो कैसे किया जाएगा और कौन करेगा, उसको सही से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। सो बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल बोथ साइमल्टेनियसली हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये थी हमारी फीचर्स, कुछ आगे और फीचर्स पढ़ेंगे इनके। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने आज मैनेजमेंट कर दी है हर चीज़ की तो मैं साल भर के लिए आराम से बैठ गई हूँ आने वाले सालों के लिए कि मैंने तो चीज़ों को मैनेज कर दिया तो अब ठीक है बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो इसीलिए क्योंकि हमें हर बार हर साल नए नए टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं, उनके लिए नए सिरे से सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जो लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सिंपल है, आज आपने 11th से आप 12th में आए हैं, आपने 11th में पढ़ाई की होगी, सोचा होगा मुझे इतने परसेंटेज मार्क्स लानी है, उसे फोकस किया होगा, मैनेज किया होगा उसके हिसाब से। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि 11th से आप 12th में आ गए हो तो मैनेजमेंट ख़त्म हो गई। क्यों? आगे गोल्स ख़त्म हो गए लाइफ के, बहुत सारे गोल्स आगे आने हैं, तो उन गोल्स के हिसाब से आपको लगातार मैनेजमेंट करनी है। अब आप 12th के मार्क्स के लिए मैनेजमेंट करोगे, फिर अपने ग्रेजुएशन के लिए करोगे, करियर बनाने के लिए करोगे। इवन करियर बनने के बाद भी आपको एक, चाहे आप जॉब या कुछ भी, अगर आपको एक चीज़ मिल जाती है या बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद भी आपको लगातार ये मैनेजमेंट का प्रोसेस करते रहना पड़ता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है, एक अकेला इंसान बिजनेस में सब कुछ नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, बिज़नेस की अपनी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, उसके हिसाब से हमें हर चीज़ के लिए एक अलग इंडिविजुअल चाहिए। तो वो सब इंडिविजुअल्स मिलकर मैनेजमेंट को पॉसिबल बनाते हैं और मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। उन सबको ही मैनेज करके हमें आगे बिजनेस रन करना पड़ता है। तो बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनेमिक फंक्शन। अब आप कहोगे ये डायनेमिक क्या हो गया है? डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग। मैनेजमेंट हमारा एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन से हमारा मतलब है कि ये चेंजिंग फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि एक बारी जो मैनेजमेंट हो गई वो हमारी सालों साल चलती रहेगी। अगर हमें ग्रो करना है, सेल्फ ग्रोथ चाहिए, बिजनेस की ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट को भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल लेके चलें, आप लोग बैंक गए होंगे सब लोग, है ना? तो बैंक में आज से 10, 15, 20 साल पहले क्या हुआ करता था? सारा पेपर वर्क हुआ करता था टोटली। इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स हुआ करते थे, वो लोग मैनेज किया करते थे उसको। लेकिन फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज हुई, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, फिर आपका कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होने लग गया। आज के टाइम में अगर आप बैंक जाते हैं तो हमारी लगभग 95 to 98% हमारी जो भी फैसिलिटीज़ बैंक की हैं वो पेपरलेस वर्क हो चुका है। ठीक है ना, डिजिटल हो चुका है सब कुछ। तो हमें बैंक जाने की इतनी नेसेसिटी होती ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो इवॉल्व हुई, कैसे हुई? मैनेजमेंट की वजह से हुई। बैंक्स का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो गया है। अब चीज़ें आपको अप टू डेट मिल जाती हैं। जब चाहे आप अपने अकाउंट्स की स्टेटमेंट देख सकते हैं, जब चाहे आप अपने एंट्रीज करा सकते हैं, जब चाहे आप अपने ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके फ़ोन और आपके लैपटॉप से लिंक हो चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई? क्योंकि मैनेजमेंट ने अपने आप को चेंज किया। इस प्रोसेस को, इवॉल्विंग प्रोसेस जो था ये हमारा, इसको चेंज करते गए। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि एक डायनेमिक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आता है
कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट एक्टिविटी। कंपोजिट एक्टिविटी हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एक ग्रुप होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं मैनेजमेंट में जिन्हें हम परफॉर्म करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ एक साथ मिलकर मैनेजमेंट को पॉसिबल कर पाती हैं। उसके बाद आता है हमारा फीचर एक मैनेजमेंट का, बैलेंसिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हमने पढ़ा। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर एक भी चीज़ कम या ज़्यादा होती है तो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो हमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को बराबर बैलेंस करना पड़ता है। इनके बैलेंस पे ध्यान देना है, ऊपर नीचे ना हो जाए, है ना। तो हमारी आती है बैलेंसिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये थे हमारे कुछ फीचर्स मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। अब मैनेजमेंट हमें कुछ कुछ समझ में आ गया क्या होता है ना। तो अब इस मैनेजमेंट को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी यूजेस क्या क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, किस किस को हेल्प मिलती है मैनेजमेंट से, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे यूज़फुल है मैनेजमेंट, है ना। किस किस के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट जो है उसका हम अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमें पता लगता है कि अगर हम अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है टू मेक देम बेटर अंडरस्टैंड। सो वो कौन कौन सी होती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रति कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट, तीसरा होता है ग्रोथ। सबसे पहली बात आती है सर्वाइवल की। सर्वाइवल का मतलब होता है मार्केट में स्टैंड रहना, मार्केट में अपनी स्टैंडिंग बनाए रखना, सर्वाइव रखना अपने आप को, ताकि आपका बिजनेस चलता रहे। सर्वाइवल तभी हो सकता है जब हम इतना कमा लें कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, टू अर्न इनफ सो दैट वी कैन कवर अप आवर कॉस्ट। हमारा रिवेन्यू उतना जनरेट होना ही चाहिए कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट कवर नहीं होती तो हम क्या करेंगे? बिज़नेस तो हमारा वहीं ख़त्म है। अगर मैं अपनी जेब से पैसा लगाए जा रही हूँ बिज़नेस में और बिज़नेस मुझे कुछ नहीं दे रहा है, तो उस बिज़नेस को बंद कर देना ही बेटर है। इसका मतलब वो बिज़नेस अच्छा मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी सर्वाइवल, देन सेकेंड विल बी प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में हम आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि बिज़नेस का जो मेन विजन होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमारा प्रॉफिट मेकिंग होता है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है इसलिए किया जाता है टू अर्न सम प्रॉफिट्स, है ना। तो वो ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। क्या मैं सिर्फ इतना कमाती रहूँ कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए तो वो काफ़ी होगा? क्या मुझे कुछ इनकम नहीं चाहिए उसके लिए? क्या मुझे आगे पैसे तो चाहिए, इसीलिए तो बिज़नेस शुरू किया है। तो जब तक मेरा बिज़नेस मुझे प्रॉफिट यील्ड करके नहीं देगा तो उस बिज़नेस को ढंग से मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तभी तो वो मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव विल बी प्रॉफिट। उसके बाद जो आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ग्रोथ।
क्या मैंने जहाँ से शुरू किया है, क्या मैं सालों तक सिर्फ वहीं बैठी रहूँगी तो सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं। आप हैं, आप बच्चे से बड़े हो रहे हैं, ग्रोथ होती है, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेवल देन नेक्स्ट लेवल जाते हो तो ग्रोथ होती है तो अच्छा लगता है। क्या अगर आप बड़े हो जाएं और एक ही क्लास में अटके रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो हर कोई अपनी ग्रोथ के बारे में सोचता है, बिज़नेस को भी अपनी ग्रोथ के बारे में ध्यान देना चाहिए। ग्रोथ कैसे हो सकती है? आप प्रॉफिट कमा रहे हो, उससे आप एक्सपेंशन कर सकते हो। ग्रोथ आपकी आपका प्रोडक्ट लाइन बढ़ा सकते हो, आप अपने ब्रांचेस नई नई खोल सकते हो, वो होती है ग्रोथ, है ना। आपने नए नए ज़्यादा प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन शुरू कर दी, इनोवेशंस ले आए हो, अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, तो वो हमारी बिज़नेस में ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर बिजनेस के, सोसाइटी के प्रति भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमें अपनी सोसाइटी पर भी फोकस करना पड़ता है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सोसाइटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबसे हम सोसाइटी के प्रति जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला ये होता है, सबसे पहला क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। सोसाइटी हमसे क्या मांगती है? सोसाइटी हमसे ये कहती है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स उन्हें सप्लाई कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। घटिया चीज़ सप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप घटिया प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, आप एक बार प्रॉफिट कमा लोगे लेकिन आगे फिर उन्हें कोई परचेज़ नहीं करेगा। दूसरा, प्राइस जो होने चाहिए वो रीज़नेबल होने चाहिए। ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं, हर कोई सेक्शंस जो होते हैं सोसाइटी के वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो भी हम कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगे प्रोडक्ट्स मत बनाओ, हर तरीके के सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, आप उनके हिसाब से उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड थिंग क्या होती है? जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हमें नई नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करते रहना चाहिए, जनरेट करते रहना चाहिए। इससे सोसाइटी की बहुत हेल्प होती है। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, जो एजुकेटेड जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का उन्हें भी, और जो नीडी होते हैं, जो लेबर या वर्कर की तरह काम कर सकते हैं उन्हें भी, है ना। तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते रहना चाहिए ताकि सोसाइटी की हेल्प हो सके। उसके अलावा सोसाइटी की हेल्प करने के लिए हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? हमें फाइनेंसिंग टू कम्युनिटी, ये मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ। प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू कम्युनिटीज़। यहाँ बेसिकली हम उन कम्युनिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो नीडी होती हैं, जिन्हें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो हमें उनकी हेल्प करते रहना चाहिए, उनको फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते रहना चाहिए ताकि वो लोग भी उठ के आ सकें आगे, है ना। फाइनेंशियल हेल्प उन्हें देनी चाहिए अगर हम दे सकते हैं किसी भी तरीके से तो। ठीक है, उसके अलावा हमें, अगर हम सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो हमें सोसाइटी में कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइज करके, जैसे कोई हेल्थ रिलेटेड कैंप्स हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, या फिर हेल्थ चेकअप के लिए कैंप होते हैं, या कोई एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए, किसी चीज़ की काउंसलिंग के लिए कोई कैंप लगाए जा सकते हैं। तो हम इस तरीके के कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि जो लोग हैं जिन्हें आसानी से वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, हम उन्हें हेल्प प्रोवाइड कर सकें और वो लोग इस चीज़ से हेल्प ले सकें। तो ये बिज़नेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सोसाइटी की तरफ होते हैं। तो ये बिज़नेस को, इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर वो फुलफ़िल कर पा रही है तो इसका मतलब है वो अच्छी तरह से मैनेज्ड है।
हम उसकी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल और सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारे आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होते हैं जब हम अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ ध्यान, ठीक है, हम अपने एम्प्लॉयज़ पे फोकस कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं रादर। तो सबसे पहली बात तो है एम्प्लॉय क्या मांगता है, कॉम्पिटिटिव सैलरी मांगता है। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब ये है जो काम वो कर रहा है उसके हिसाब से अगर हम उसको सैलरी या टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट्स वगैरह देंगे तो इससे एम्प्लॉय जो होता है वो खुश रहता है, अपने काम की तरफ ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, काम को करने के लिए ज़्यादा उसमें एनर्जी रहती है, एंथुजियास्टिक रहता है कि हाँ मुझे अपना काम करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होती है जो एम्प्लॉय को लगता है कि उसे चाहिए, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन से हमारा ये मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय है, अगर वो आपके यहाँ काम कर रहा है तो अगर आप उसे रिकॉग्नाइज़ करते हो, उसके अच्छे काम के लिए उसको अप्रिशिएट करते हो, तो ये अप्रिसिएशन जो होती है ये उसके काम को, उसकी परफॉर्मेंस को डबल कर देती है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप घर पे भी रहते हो, है ना, घर पे हो, भाई बहन भी हैं अगर आपके, तो कोई अगर अच्छे मार्क्स लाता है तो आपको ये लगता है ना पेरेंट्स तारीफ़ करेंगे, सब लोग रिश्तेदार बोलेंगे, रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ इसके तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ये तो बहुत पढ़ाई करता है, खुशी होती है ना कितनी, ऐसा लगता है मैं और पढ़ाई करूँ ताकि मेरी और तारीफ़ हो और बाकी सारे जल जाएँ। होता है या नहीं होता? तो वही चीज़ है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वो क्या कहते हैं, गुड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। अगर आप एक एम्प्लॉय को अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक एमेनिटीज़ दे रहे हैं, तो वो काम अच्छे से करेगा। ऐसा नहीं है बिठा दिया कहीं भी करो भाई, काम करना ज़रूरी नहीं, उसको उसकी काम के हिसाब से उसको फैसिलिटीज़ देना, टाइम टू टाइम उनको के लिए आप हेल्थ चेकअप्स ऑर्गेनाइज़ कीजिए, या फिर आप जहाँ उनको बैठे हैं वो जो उनका एम्बियंस है वो अच्छा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए कि उनको काम करने में मन लगे, है ना। ऐसा तो है नहीं खुले में बिठा दिया जी काम करो तो काम में मन लगेगा, फिर तो रोड पे ज़्यादा मन लगेगा, इधर उधर देखने में या बातें करने में ज़्यादा मन लगेगा ना। टीवी के आगे बिठा दिया तो काम थोड़ी करोगे, टीवी देखोगे। तो वही चीज़ है, इस तरीके की वर्किंग एम्बियंस, वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो बेसिकली ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, कुछ जो मैनेजमेंट कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरे करने चाहिए ताकि वो अच्छे से मैनेज हो सके, अच्छे से चल सके। ओके, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कोई भी क्लास क्वेश्चंस हो तो वो आप लोग डाउट क्लास में उन क्वेश्चंस को बता सकते हैं, हम उन्हें ज़रूर एंटरटेन करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट अप इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।